3 करवा चुके हैं। वो जो आज जो हम करवाने जा रहे हैं वो सेट आपका 4 है, जिसमें आपको फुल टेस्ट, ये सेट नंबर 5 है, जिसमें आपको हिस्ट्री से 30% पूछे जाएंगे। 30 आपका साइंस का होगा, 15 आपका ज्योग्राफी का होगा, 10 आपका इकोनॉमिक्स का होगा, 10 पॉलिटी से होगा। बिहार स्पेशल से आपका 15 क्वेश्चन होगा। करेंट अफेयर की बात करें तो 2024 का है, 30 प्रश्न है, और मैथ का आपका 10 प्रश्न है। सेट सीरीज़ है आपका ये, जो आपका देखिए यहाँ एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से टोटल आपको 2 घंटे मिलेंगे ये सेट लगाने के लिए। तो इस सेट को एक बार आप लोग ज़रूर लगाएं, तो आपको एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। हम आपके सामने क्वेश्चन को यूँ लाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सूची 1 ऋग्वेद के मंडल तथा सूची 2 में रचयिता को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सहायता से उत्तर। कहा गया है कि सूची 1 में जो है ना ऋग मंडल की सूची है, और दूसरे में उनकी रचयिता कौन है वो दिया गया, आपको सही मिलान करना है। द्वितीय जो है वो आपका हो जाएगा गृत सामंत। तृतीय हो जाएगा आपका विश्वामित्र। चतुर्थ की बात करें तो ये आपका हो जाएगा वामदेव, और पंचम का हो जाएगा आयत्री। तो राइट आंसर क्या करेंगे, सी करेंगे। यहाँ देखिए राइट आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पहले इसका मिला हुआ है। प्रथम है मच्छुदंता दीर्घतमता आदि, द्वितीय है गिर संवद, तृतीय है विश्वामित्र, चतुर्थ है वामदेव, पंचम है आत्री, षष्ठ है भारद्वाज, सप्तम है वशिष्ठ, अष्टम है कनक और आग्रिस, नवम है आपका आग्रिस अकश्यप आदि, दशम में है त्रित इंद्रावणी शची ऋदा आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित किया गया था। इस संगीत की अध्यक्षा और उपाध्यक्ष कौन थे? पहला है क्रम से वसुमित्र और कनिष्क, दूसरे में है वसुमित्र और अर्धघोष, तीसरे में अर्धघोष और कनिष्क, अर्धघोष और वासुमित्र। आपको बताना है कि जो है आपका चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था, ये आपका हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, पहला आपका हो गया था राजगीर में, दूसरा आपका हो गया था वैशाली में, तीसरा हो गया था पाटलिपुत्रा में। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पूछा है, तो यहाँ जो थे ना वो आपके वसुमित्र जो थे वो आपके कौन थे, अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो अधघोष हो जाएंगे। राइट आंसर क्या करेंगे, 20 करेंगे। किसके शासन में हुआ था, तो ये हुआ था कनिष्क के शासन में। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन सन प्रथम शताब्दी संवत 78 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर आयोजित किया गया था। यह संगीति कुषाण वंश के महान शासन कनिष्क के संरक्षण हुआ था। कौन से वंश के थे, कुषाण वंश के। इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अर्धघोष को बनाया गया था। इस सभा के महासंगीतिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों में कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया। प्रत्येक पीठक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं पर संकलित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। मगध पर शासन करने वाले निम्नलिखित वंशों पे विचार कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं। मगध पे जो शासन किए हैं तो कौन कौन है होगा आपका। पहला आपका हो जाएगा हर्यक, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा शिशुनाग, फिर आपका हो जाएगा नंद, तब हो जाएगा मौर्य। क्या होगा, पहले हर्यक, शिशुनाग, मौर्य, फिर आपका नंद। तो सॉरी, पहले नंद और फिर मौर्य। तो राइट आंसर क्या करेंगे, ए करेंगे। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के बाद महाजनपद युग में मगध महाजनपद का उत्थान लगातार होता चला गया और वह सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। कौन, मगध। इस दौरान मगध पे पर्शनगत पर्सों ने शासन किया। उस शासन का क्रम निम्नलिखित में। हर्यक वंश की अगर हम बात करें तो ये हो जाएंगे 544 से 412। शिशुनाग वंश की बात करें 412 से 344। नंद वंश की बात करें 344 से 323। मौर्य वंश की बात करें 327 से 185। अतः प्रश्न अनुसार उन्हें BDAC का क्रम शासन किया गया, जो विकल्प ए प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 में रिक्त स्थानों पर पूर्ति करे विकल्प दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। कुषाण शासक कनिष्क के काल में भारत के कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैली का विकास हुआ।
.A में तथा .2 में कौन सा था? पटना कलम शैली, कंधार शैली, पेशावर शैली, गंधार शैली। तो ये जो था ना, ये था क्या? गंधार शैली तथा मथुरा शैली का, गंधार शैली तथा मथुरा शैली का। तो राइट आंसर क्या करेंगे? बी करेंगे। कुषाण शासक कनिष्क के काल में भारत में कला क्षेत्र में 2 संवत शैलियों का विकास हुआ, गंधार शैली, मथुरा शैली। कितना हुआ? गंधार और मथुरा। भारतीय तथा यूनानी कला शैली के मिश्रण से गंधार शैली की उत्पत्ति हुई। इस काल में शैली का विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित होता था, अर्थात भारतीय कथात्मक तथा शिल्प शैली अर्थात बनावट यूनान की तकनीकी पे आधारित था। इस कला शैली के द्वारा गौतम बुद्ध की मूर्तियों को भव्यता प्रदान किया गया था। किस कला के द्वारा? तो आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं, ये यूनानी कला के द्वारा। मथुरा कुषाण की दूसरी राजधानी थी, अतः यहाँ उन्होंने कलात्मक विकास को प्रोत्साहन किया। मथुरा शैली गंधार शैली से काफ़ी हद तक भिन्न थी, अतः इसे भी एक स्वतंत्र कला शैली के रूप में मान्यता दी गई। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 8वीं-9वीं शताब्दी के त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच हुआ था? ये आपको बताना है। पाल राष्ट्रकूट चालुक्य, चोल पल्लव राष्ट्रकूट पल्लव चालुक्य, गुज्जर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट। किसके बीच हुआ था? 8वीं-9वीं शताब्दी में त्रिपक्षीय संघर्ष किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था गुज्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट। तो राइट आंसर क्या करेंगे? डी करेंगे। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद उत्तर भारतीय क्षेत्र में किसी प्रभावशाली वंश का शासन नहीं था, अतः आगे चल के 8वीं-9वीं शताब्दी में भारत के क्षेत्रों में विशेषकर कन्नौज पे अधिपत्य को लेकर तत्कालीन 3 भारतीय शक्तियों के बीच एक लंबा संघर्ष चला था, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। यह संघर्ष बंगाल के पाल, मलवा क्षेत्र के गुज्जर प्रतिहार तथा दक्कन के राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। इस त्रिपक्षीय संघर्ष के अंततोगत गुज्जर प्रतिहार सफल हुए। कौन सफल हुए थे? तो गुज्जर जो है वो सफल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का एक प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय सांख्य दर्शन संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, सांख्य पुनर्जन्म तथा आत्मा के अवगाहन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। सांख्य दर्शन का यह मानना है कि आत्मज्ञान की मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बड़ा प्रभाव के कारक। कौन सा कथन आपका सही है? केवल एक, केवल दो, एक, दो, न तो एक न तो दो। तो कहा गया है कि सांख्य पुनर्जन्म आत्मा का अवगम सिद्धांत के स्वीकार नहीं करता था, ये करता था। ठीक है, तो क्या पूछा है सही लिखने को? तो सिर्फ 2 हो जाएगा आपका सही, पहला आपका गलत है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सांख्य दर्शन पुनर्जन्म या आत्मा के सिद्धांत को स्वीकार करता था, अतः एक गलत है। सांख्य दर्शन का अज्ञानता को ही दुख का कारण बताया गया, इससे मुक्ति के लिए आत्मज्ञान का एकमात्र उपाय था यह कथन, इसीलिए कथन 2 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन काल में भारत पे आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही कलम? प्राचीन काल पे भारत का जो आक्रमण हुआ उनमें सही, पहला यूनानी कुषाण, शक यूनानी कुषाण, शक यूनानी या यूनानी शक कुषाण। कौन हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो प्राचीन काल में भारत पे आक्रमण का संबंध जो पहले हो जाएगा यूनानी, फिर शक और फिर कुषाण। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए जहाँ पे लगेगा डिटेलिंग कराने के वहीं पर डिटेलिंग करा देंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा दिल्ली सल्तनत के शासन के अंतर्गत बनाई गई प्रथम सत्यापित कीर्ति मानी जाती है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, लाहौर में, अजमेर में, आगरा में। कहा गया कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है दिल्ली सल्तनत के शासन के अंतर्गत बनवाई गई प्रथम सत्य कीर्ति मानी जाती है। ये कहाँ है? सी हो जाएगा अजमेर में। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1226 के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का था। वह मध्य एशिया के गोर प्रांत का शासक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में होने के बाद उसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने छोटे से शासनकाल के अंतर्गत कुछ इस्लामी साहित्य कृति का निर्माण करवाया। इसके द्वारा निर्माण करवाए गए साहित्य कृति में कुव्वतुल इस्लाम, दिल्ली और अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद था। ऐबक ने दिल्ली स्थित कुतुब मीनार का निर्माण भी प्रारंभ करवाया, जिसे इल्तुतमिश द्वारा पूरा करवाया गया। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 9 है,
बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां सन 1279 में किसके विरुद्ध विद्रोह किया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। कहा गया है बंगाल के थे सूबेदार तुगरिल खां, वो 1279 में किसके विरुद्ध किए थे? तो ये बलबन के विरुद्ध किए थे। बलबन ने 1265 से 87 में दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की एक शक्तिशाली शासक था। वो अपने राजत्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध था। बलबन ने राजा को नियमित खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधित्व बताया। बलबन के शासनकाल में एकमात्र विद्रोह 1279 में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने किया था। सिर्फ एक विद्रोह हुआ था जो 1279 में हुआ था। इस विद्रोह को बलबन ने दबाया तथा विद्रोही को मृत्युदंड दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, सन 1565 का प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध कुछ राज्यों के संयुक्त संगठन गठबंधन तथा विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की पराजय हुई थी। निम्नलिखित में कौन सा राज्य उन संयुक्त गठबंधन में शामिल नहीं था? देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कितना इससे पूछा है कि आपको पता है कि तालीकोटा का युद्ध, जो पहले पूछ देता था तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, मगर नहीं, अब आपको पूरा बात याद रखना है कि तालीकोटा का युद्ध 1565 में प्रसिद्ध जो हुआ था वो हुआ था दो राज्यों के गठबंधन के बीच, जिसमें विजयनगर साम्राज्य के बीच, और उस युद्ध विजयनगर साम्राज्य की पराजय हो गई थी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन जो था वो गठबंधन में शामिल नहीं था? बीजापुर, बीदर, बरार, गोलकुंडा। तो देखिए बरार नहीं था, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, जो गोलकुंडा है ये विजयनगर का था ही, तो ये तीनों तो था पर बरार नहीं था। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेना तथा विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। संयुक्त गठबंधन की सेनाओं को बरार शामिल नहीं था। इस युद्ध के विजयनगर को पराजय हुई। युद्ध के समय विजयनगर के शासक सदाशिव राय थे, जो 1543 से 1570 में, किंतु वास्तविक शक्ति इसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय बहमी राज के मुस्लिम शासक के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमीर खुसरू का जन्म मध्य 13वीं शताब्दी में वर्तमान प्रदेश पटियाला नामक स्थान पर हुआ था। अमीर खुसरू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। अमीर खुसरू एक कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ तीनों थे। अमीर खुसरू को तूते हिंदुस्तान का तोता के उपनाम से जाना जाता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या चार? कौन सा आपका सही है? तो दो को छोड़ के बाकी जो है ना 1, 2, 3 ये आपका तीनों सही है, दो आपका गलत है, क्योंकि कहा गया कि अमीर खुसरू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, इनके शिष्य नहीं थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन के चिश्ती नहीं थे। अमीर खुसरू, जिनका पूरा नाम अब्दुल हसन याहमनी खुसरू था, जिनका जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के कासमगंज जिले में पटियाला नामक स्थान पर हुआ था। खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तक में एक अमीर खुसरू को एक कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ तीनों थे। तूते हिंद के उपनाम भी दिया गया। अमीर खुसरू निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, न के मोइनुद्दीन चिश्ती के। यहाँ क्या बोला गया? मोइनुद्दीन चिश्ती के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, इसीलिए ये आपका गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अकबर के द्वारा लागू किया गया मनसबदारी प्रणाली किस देश की प्रचलित प्रणाली से प्रभावित था? मंगोलिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान। क्या होगा राइट आंसर आपका? क्या लगाइएगा आप इसका? तो ये हो जाएगा मंगोलिया। मुगल मनसबदारी मध्य एशिया से ली गई है। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना ने अपनाया गया था। यद्यपि अकबर द्वारा प्रारंभ की गई मनसबदारी प्रणाली में काफ़ी हद तक नवीन तत्व में शामिल किए गए थे। यहाँ की यह मूल्य मंगोल सैन्य विभाजन पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, शाहजहांनामा किसकी कृति है? इनायत खां की, मोहम्मद खां की, मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम की, हसन निज़ामी की। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? ये होगा इनायत खां की। क्वेश्चन नंबर 14 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1556 में अकबर और हुमायूं के बीच, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, 1576 में अकबर और राणा प्रताप के बीच, 1761 में पेशवा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। किसके बीच हुआ था पानीपत की द्वितीय युद्ध का पूछा गया है। तो ये 1556 में अकबर और हुमायूं के बीच हुआ था। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर विजय हुआ था। द्वितीय हुआ था 1556 में अकबर और हुमायूं के बीच, जिसमें अकबर विजय था।
उसके बाद तृतीय हुआ 1761 में पेशवा अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें अब्दाली विजय हुआ था। और 1576 में अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है 18वीं शताब्दी के भारत में लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्ध पर विचार करना है। पलासी युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, वाशीवास युद्ध। उपयुक्त में कौन सा आपका सही है? ठीक है, तो पहले हुआ था आपका अंबर युद्ध। ठीक है, पहले अंबर युद्ध हुआ था, उसके बाद हुआ पलासी युद्ध, फिर आपका हुआ बक्सर, तब हुआ वाशीवास युद्ध। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? इधर देखिए, सी हो जाएगा राइट आंसर। अंबर युद्ध हुआ था अगस्त 1749 में। यह युद्ध कर्नाट युद्ध का ही एक भाग था। इस युद्ध में मुजफ्फरगंज, चंदा साहिब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने अबनुद्दीन तथा अंग्रेजों की सेना को पराजित कर दिया था। मुजफ्फरगंज जंग दक्षिण क्षेत्रों के सूबेदार बना तथा उसे फ्रांसीसियों को बहुत सारी सुविधा क्षेत्र प्रदान किया। पलासी की युद्ध की बात करें तो जून 1757 में अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच सिराजुद्दौला ने अपने ही लोग को संयंत्र के कारण पराजित हुआ। वाशीवास का युद्ध हुआ था जनवरी 1760 में अंग्रेज तथा फ्रांसी के बीच, फ्रांसी पराजित हुआ था। बक्सर की युद्ध की हम बात करें तो अक्टूबर 1764 में मीर कासिम, सिराजुद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त भारतीय सेनाओं के अंग्रेज की मद हुई थी। इस प्रश्न युद्ध में आपका हो जाएगा, जो मैंने आपको राइट आंसर सी बताया। क्वेश्चन नंबर 16 है सन 1843 में सिंध का विलय भारत में किया गया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, तो कौन थे ये आपको बताना है। तो लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड डलहौजी, जॉर्ज मेटकॉफ। 1843 में सिंध का विलय भारत में किया गया, उस समय थे लॉर्ड एलनबरो। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज मेटकॉफ की बात करें 1835 से 36, लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें 1836 से 42, लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56। क्वेश्चन नंबर 17 है रैयत बाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस व्यवस्था में किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। कर लगान लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण मूल्य निर्धारण किया जाता था। सरकार को रैयत किसान को पट्टा प्रदान करनी थी। कौन सा आपका सही है? केवल एक, केवल 1, 2, 1, 3 या फिर 1, 2, 3। रैयत बाड़ी के बारे में अगर हम बात करें तो राइट आंसर सी करेंगे, डी करेंगे, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कथन है, कथन और कारण में विचार कीजिए तथा दिए गए विकल्पों से सही उत्तर करें। कथन कह रहा है कि ब्रिटिश काल में सामान्य भारत की व्यापार संतुलन अनुकूल था। कारण कह रहा है कि इसका मुख्य कारण भारत के से किया जाने वाला अप्रतिफलित निर्यात था। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या, ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं। ए सही, आर गलत है, आर ए गलत है, आर सही है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में विद्रोही ने कब दिल्ली पे अधिकार करने पर सफल रहे? 29 मार्च 1857, 29 अप्रैल 1857, 12 मई 1857, 30 जून 1857। कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोही ने दिल्ली पर अधिकार कब किया था? तो 12 मई 1857 पे किया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के कारण ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों की निहित थी। इस विद्रोह में चिंगारी 29 मार्च 1857 को बंगाल के बैरकपुर सौने छानबी में देखी जाती, जब कुछ भारतीय सैनिक ने मंगल पांडे के नेतृत्व में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी की हत्या कर दी। लेकिन व्यापक व औपचारिक रूप से इस विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ। यहाँ 3री कैवलरी रेजिमेंट ने सैनिकों को खुलेआम बगावत कर दी और अपने साथियों को मुक्त कराकर दिल्ली की ओर चल पड़े। विद्रोही ने 12 मई 1857 को दिल्ली में अधिकार कर लिया। इस विद्रोही ने सैनिक को दिल्ली के लाल किले पर पहुंचाने पर महत्वपूर्ण घटना थी। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रमुख विद्रोह तथा सूची के काल को सुनिश्चित करें। सूची के दिए गए कुर्सी सहायता से चयन करें। पहला में दक्कन किसान विद्रोह, इसको आपको मिलाना है। ठीक है, यहाँ आपको मिला के बताएंगे। तो यहाँ देख लीजिए आपका, ठीक है। इसको पहले तो राइट आंसर बी करेंगे, मगर यहाँ आपका मिला हुआ है
तो यहाँ बता देते हैं। दक्कन किसान विद्रोह हुआ था 1875 में हुआ था। महाराष्ट्र के पुणे, सतारा आदि क्षेत्र में सामूहिक नेतृत्व किसान का था। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 में। बंगाल मजनू शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक तथा देवी चौधरानी। कोल विद्रोह 1831 से 32 में। रांची में सिंघू, हजारीबाग, पलामू और मानसून पश्चिमी क्षेत्र में बुद्धू भगत के द्वारा। पनवा विद्रोह 1873 में। बंगाल में सूर्यनाथ बनर्जी, आनंद बोस, द्वारकनाथ गांगुली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजा राममोहन राय ने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था। मिरातुल अखबार किस प्रकार का समाचार पत्र का? ये राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। मासिक था, पाक्षिक था, साप्ताहिक था, दैनिक था? तो राइट आंसर लगाएंगे सी, साप्ताहिक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में किस समाज सुधार संस्था को स्थापना सबसे पहले हुई थी? देव समाज, सत्याग्रह समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा समाज सुधार संस्था है जिसकी स्थापना पहले हुई थी। तो सी लगाएंगे, प्रार्थना। इसके जो है वो संस्थापक कौन है? आत्मा पांडुराव है। तो देखिए, प्रार्थना समाज का हुआ था 1867 में आत्मा पांडुरंग। सत्यव्रत समाज का हुआ था 1873 में ज्योतिबा भाई फूले। उसके बाद आर्य समाज हुआ था 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। देव समाज 1887 में शिव नारायण अंगोत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना वो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की है? ये संस्था कहकर किसने संबोधित किया था? लॉर्ड डफरिंग ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड जुले ने, एवं ह्यूम ने? तो ये बात कही थी लॉर्ड डफरिंग के द्वारा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी वार्षिक अधिवेशन अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू ने वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक जो कलकत्ता में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। केवल एक, केवल दो, न तो एक न तो दो? तो ये आपका दोनों से गलत है, क्योंकि ये जो पहली थी वो भारतीय अगर पूछे तब सरोजिनी नायडू होगी। प्रथम पूछी गई है तो ये आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। तो ये आपका गलत है, ये दोनों गलत है। ठीक है। तो राइट आंसर डी करेंगे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। उन्होंने वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता आयोजित वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट आयरिश की मूल महिला थी। सरोजिनी नायडू भारतीय मूल की प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की किसी वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1925 में कानपुर में आयोजित कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। इस प्रकार प्रश्न दोनों आपका गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करें। भूटान, सिंध, बर्मा, तिब्बत। अब आपको बताना उपयुक्त क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत विलय का सही का पहले कौन सा हो जाएगा? भूटान, सिंध, बर्मा, तिब्बत, या फिर सिंध, भूटान, बर्मा, तिब्बत, या भूटान, सिंध, तिब्बत, बर्मा, सिंधु, भूटान, तिब्बत, बर्मा? क्या होगा राइट आंसर आपका? तब सिंध होगा, भूटान होगा, बर्मा, फिर तिब्बत। तब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंध होगा 1843 में, लॉर्ड एलन बोरो थे वायसराय। भूटान में 1865 में लॉर्ड लॉरेंस। बर्मा हुआ 1885 में लॉर्ड डफरिन। तिब्बत 1930 में लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 27 है, कलकत्ता से दिल्ली जब राजधानी को स्थानांतरित किया गया उस समय भारत का गवर्नर या वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, या लॉर्ड मिंटो? तो सी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आगे है क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाल गंगाराव तिलक संप्रदायी थे। बाल गंगाराव तिलक धर्म के राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो? तो केवल दो आपका सही होगा, क्योंकि बाल गंगाराव एक राष्ट्रवादी नेता थे, न कि संप्रदायी नेता थे। इसीलिए आपका ये गलत है। ठीक है। डिटेलिंग के लिए टेलीग्राम में हम आपको PDF दे देंगे, आप एक बार डिटेलिंग अपने से ही पढ़ लीजिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और किसने की थी? 1781 में जोनाथ डंकन द्वारा, 1781 में विलियम जोन्स के द्वारा, 1784 में जोनाथ डंकन की, या 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा? क्या होगा राइट आंसर? तो 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाई सोसाइटिक समाज की स्थापना हुई। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय बरहा समाज के संस्थापक थे। राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर? क्या होगा राइट आंसर? केशव चंद्र सेन। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका साइंस का प्रश्न स्टार्ट होता है। ये आपका टॉपिक साइंस हो गया। तो पहला क्वेश्चन है साइंस में, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम की संख्या का संबंध है? अभिन्यास होगा, आकृति होगा, अमाप से होगा, या चक्रण से होगा? तो राइट आंसर क्या करेंगे? अभिन्यास से होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, बर्फ का गलना, दूध का संघ। 1, 2, केवल 3, 1, 3 या फिर इनमें? तो इनमें से सिर्फ जो हो जाएगा दूध का संघ क्या हो जाएगा आपका? रासायनिक हो जाएगा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा में वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? वायु में उपस्थित जल भाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचालित करता है। सौर विकिरण में पराबैंगनिक अंश को अवशोषित करती है। संपूर्ण सौर विकिरण की अवशोषित करती है। सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सौर विकिरण को अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कथन एक और कारण को पढ़िए नीचे दिए कूट से सहायता से। ईंधन अंगीठी में जलने वाले कोयला लाल रंग के समान उज्जवल होता है और बिना ज्वाला के उष्मा देता है। कारण कह रहा है केवल गैसीय पदार्थ को जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। 1, 2 दोनों सही है। सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ए आर दोनों सही है पर आर की सही प्रश्न नहीं कर रहा है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो क्या हो जाएगा कि ए आपका सही है, ठीक है, पर आर आपका क्या है? गलत है। 35 है, परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। परमाणु की संरचना संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया। नील्स बोर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया। केवल 1, केवल 2, 1, 2, न तो 1 न तो 2। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 1, 2 दोनों सही हो जाएगा। अल्फा कण को 2 धन आवेश होते हैं, उसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। 2 प्रोटॉन से, हीलियम के एक परमाणु नाभिक से, 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन के दरमियान से, 2 पॉजिट्रॉन, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल 1 धन आवेशक होते हैं। तो अल्फा कण के 2 धन आवेशक होते हैं, इसका दरमियान क्या बराबर होता है? तो होता है हीलियम के एक अणु परमाणु के नाभिक के। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करता है? लोहे का चुंबकन, द्रव का संघनन, ईंधन का ज्वलन, लोहे में जंग लगना। क्या होगा राइट आंसर? 1, 2, केवल 2, 3, केवल 3, 4 या फिर 1, 4। क्या होगा राइट आंसर? तो सी हो जाएगा आपका ईंधन का ज्वलन और लोहे में जंग लगना। क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 है, निम्न कथनों पर कारण को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन है, जब हम एक राशि के मापन की इकाई को परिवर्तित करते हैं तो इसका संज्ञात्मक मान परिवर्तन हो जाता है। कारण कह रहा है कि मापक की इकाई छोटी होने के कारण इसका संज्ञात्मक मान छोटा होता है। क्या होगा आपका सही? तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है पर आर सही है। तो ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है, छोटा नहीं होता है, ठीक है। ये आपका गलत है, आर आपका गलत है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पे 2 चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा निश्चित होता है दूरी का मान 0 होता है। दूरी का मान वृत्तीय तथा परिधि बराबर होता है। विस्थापन का मान वृत्तीय तथा परिधि के मान दुगुना होता है। विस्थापन का मान 0 होता है। क्या होगा? केवल 1, 2, केवल 1, 3, केवल 4 या 1, 2, 1, 3, 4। तो केवल होगा, विस्थापन का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सी आपका राइट होगा, केवल 4। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, जब ध्वनि की ताड़ित पिच में वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में किसकी वृद्धि होती है? तीव्रता की, तरंगदैर्घ्य की, आवृत्ति की, प्रबलता की। तो सी हो जाएगा आपका आवृत्ति की। निम्नलिखित में कौन सा अणु के बराबर सही है? यह 2 या 2 से अधिक परमाणु का एक समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं।
दूसरे में कह रहा है कि केवल एक ही तत्व के परमाणु परस्पर सहयोग के करके अणु निर्मित होती है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो कहा गया इनमें से कौन केवल सही होता है, तो केवल एक। यह दो या दो से अधिक परमाणु का एक समूह होता है जो आपस के रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 है, निम्नलिखित कथनों पे कारण को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट के सहायता से सही उत्तर के। पहला है, किसी वस्तु की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती। कारण है, जब वस्तु धनात्मक गति को विपरीत दिशा में गति करती है तो इसका चाल धनात्मक होता है। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही, आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में किसका संबंध न्यूटन के तृतीय नियम से है? बंदूक से गोली छूटने के बाद बंदूक को पीछे और गति करना, नाविक के नाव के किनारे पर कूदना, सड़क पे चलना। आगे ऑप्शन है 1 3, केवल एक, 1 2 3 या 1 2 3। मतलब इनमें से कौन सा आपका तृतीय नियम है? तो ये तीनों है ना, न्यूटन के तृतीय नियम का है। तो राइट आंसर डी करेंगे, 1 2 3। क्या करेंगे? 3 करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? राइट आंसर 1 2 3 करेंगे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रकाश सरल रेखीय पथ पे चलता है। यदि इसके पथ पे अपारदर्शी छोटी वस्तु रखी है तब किनारे पर मुड़ जाती। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तक, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का परावर्तन। कहा गया प्रकाश सरल रेखीय पथ पे चलता है। यदि इसके पथ पे अपारदर्शी वस्तु रखी हो तो यह किनारे की ओर मुड़ जाती है। तो बी होगा प्रकाश का विवर्तन। 45 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है, प्रकाश ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा रूपांतरण होता है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, या फिर रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 से किसी धावक को दौड़ने के बाद उड़ू, जांग, पेशी, ऐंठन और दर्द महसूस होता है। यह निम्नलिखित में किसके संचरण से होता है? तो ये होता है लैक्टिक अम्ल की कमी, CO2, पायरोलिक अम्ल या एथेनॉल। तो इसमें क्या होता है? लैक्टिक अम्ल की कमी से होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 है, यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाएं RBCs के पृथक किया जाता है तो उन्हें सामान्य लवण में घोल रुधिर का समप्रापाशी विलयन में तनुकृत किया जाता है। RBCs का क्या होगा? RBS का फूल जाएगी, RBS फूल जाएगी और फट जाएगी, RBS सिकुड़ जाएगी, RBCs व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो डी होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 है, यीस्ट का उपयोग वाइन और बियर उपयोग के लिए किया जाता है क्योंकि एरोबिक रूप से ऑक्सीजन का उत्पादन होता है और उसके बाद एरोबिक रूप से अल्कोहल का उत्पादन होता है, आवायिक रूप से अल्कोहल का उत्पादन होता है, आयविक रूप से CO2 का उत्पादन होता है। यीस्ट का उपयोग वाइन और बियर के उद्योग में किया जाता है क्योंकि क्या होता है? तो अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन होता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्न में पुष्पीय पादप लैंगिक जनन का सही क्रम है। पहला है युग्म जनक, निषेचन, परागन, फल, बीज, अंकुरन। युग्म जनक, परागन, निषेचन, फल, बीज, अंकुरन। युग्म जनक, परागन, निषेचन, अंकुरन, फल और बीज। तो राइट आंसर क्या कीजिएगा कि पहले आपका होगा युग्म जनक, फिर परागन, फिर निषेचन, फिर फल, फिर बीज, अंकुरन। तो राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा आपका सही सम्मिलित है। तो डिस्पेनिया होगा सांस की तकलीफ के लिए, आइनोमिनिया गंध और सिक्के पुनः होने के लिए। 3 और 4 आपका क्या है? सही है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है ना एनोरेसिया होता है खाने का विकार, एंसोसिया होता है नींद के संबंध विकार। तो इसीलिए आपका ए सही होगा। 3 और 4 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, लिपिड का पाचन निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में होता है? पीत अम्ल, लाइपेज, पेप्सिन। केवल एक सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 2 सही है या फिर 1 2 3 सही है। तो केवल 1 सही है और 2 सही है। तो राइट आंसर क्या करेंगे? सी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न कथन और कारण को पढ़िए, नीचे दिए कूट के सहायता से उत्तर दीजिए। पहला, उद्यम गेहूँ डायबिटीज एसिपिड वाले व्यक्ति को पराए प्यास लगती है। कारण है उद्यम में काला व्यक्ति वैसोप्रिंस
अतिशय शराबग्रस्त है। ए आर दोनों सही, आर ए की सही स्पष्टीकरण, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। क्या होगा राइट आंसर? तो ए तो आपका सही है पर आपका आर जो क्या है गलत है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 53 है, निम्नलिखित में कौन सा बड़ी आंत का कार्य है? पोषण का अवशोषण, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, जल का अवशोषण। केवल 1 2, केवल 2 3 4, केवल 4 1 2 3 4। निम्नलिखित में कौन बड़ी आंत का कार्य है? तो ये करता है जल का अवशोषण करता है, तो केवल सी मतलब 4 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 54 है, निम्नलिखित में कौन सा पौधे में मौजूद सरल अस्थायी उत्तक का एक समूह है? पैरेकाइना, कोलोडाइमा और एस्कोलोडाइमा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंसुलिन एक वसा भंडारण हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है और चयापचय प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। दूसरा है मेलाटोनिन का उत्पादन मस्तिष्क के पीनियल ग्रंथि द्वारा होता है, मस्तिष्क जो सोने और जागने के चक्र में नियंत्रित करता है। केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1 न तो 2, तो आपका दोनों सही है। राइट आंसर क्या करेंगे? सी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा संवर्धन रहित पौधा है, ग्राफिट प्लांट है, मृदा संरक्षण उपयोग से एक से अधिक। तो हाइड्रोपोनिक क्या है? मृदा संवर्धन रहित पौधा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है, उपग्रह की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फोटो डायोड, जनरल डायोड, सौर सेल, एलईडी। केवल 1 3, केवल 3, केवल 2 3, केवल 2। तो ये जो है सिर्फ आपका सौर सेल का किया जाता है, तो केवल बी 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा हाल में पुनः आरंभ किया गया भारत में सबसे पुराना शोध रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा, कैंडू, चुटका, मुड़िया। ये होगा आपका अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 59 है, कायके कोशिका न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिक सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? जैव जीवनाशी का उत्पादन, जैव निम्नकर्णी प्लास्टिक का निर्माण, जंतुओं की जनीय क्लोनिंग, रोग मुक्त जीवाणु का उत्पादन। कहा गया है कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिक सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? तो ये होता है जंतु के जनीय क्लोनिंग। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि IRNS तुल्यकारी जियोस्टेशनरी कक्षाओं में 3 उपग्रह और भूतकालीय जियो कक्षा के 4 उपग्रह। RINS प्राप्ति संपूर्ण भारत को और उसकी सीमाओं में लगभग 5500 वर्ग की में बाहर है। केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1 न तो 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 आपका सही होगा। डिटेलिंग के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। यहाँ से आपका ज्योग्राफी शुरू होता है। पहला है तारों में 61 है, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत को गैस पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? मंदाकिनी, निहारिका, पल्सर, क्वासर। तो कहा गया है तो इसको क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 62 है, वेडल सागर व रॉस सागर किस महासागर का भाग है? पहला है प्रशांत महासागर, आंतरिक या दक्षिण महासागर, आंतरिक महासागर, हिंद महासागर। तो ये जो है वेडल सागर और रॉस सागर जो है ये आपका हो जाएगा आंतरिकता या दक्षिण महासागर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 है, निम्न कथनों पर विचार करें। ज्वालामुखी के वे टुकड़े जो मटर के दाने या अखरोट के बराबर होते हैं उन्हें लैपिली कहते हैं। दूसरा कहा गया प्यूमिक ज्वालामुखी उद्गार के दौरान वह चट्टानी टुकड़े होते हैं जिनका घनत्व जल से भी कम होता है। केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1। तो दोनों आपका सही है। राइट आंसर सी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 है, निम्नलिखित कथनों पर जब कोई प्रक्रम अपने साथ पत्थर, कंकड़ आदि पदार्थ को लेकर आगे बढ़ती है, इन पदार्थों को संपर्क में आने वाली चट्टानें घर्षण द्वारा संरक्षण सन्निघर्ष कहते हैं। किसी प्रक्रम के साथ बहने वाले पदार्थ आपस में टकराकर छोटा होने की प्रक्रिया को
अपघर्षण कहते हैं। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो ये दोनों उल्टा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दोनों उल्टा लिखा हुआ है, इसीलिए हो जाएगा दोनों आपका गलत है। ठीक है। 65 है, जल संधि है, किनको जोड़ती है? तो इनमें से सिर्फ दो आपका सही है। ठीक है। अब वो दो कौन सही है? तो देखिए, युकाटन जल संधि जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, एक मिनट, युकाटन मैक्सिको की खाड़ी और कैब्रियन सागर, नॉर्थ चैनल हो जाएगा आयरिश सागर तथा आंतरिक महासागर, बास्पोयस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर, डेजलेस संधि मरमरा सागर और एजिन सागर, डेविस संधि बैफिन खाड़ी तथा आंतरिक महासागर। 66 है आपका प्रमुख उद्योग और प्रमुख उद्योग केंद्र और उद्योग है। ठीक है, ये आपको मिलाना है आपको यहाँ। इसका राइट आंसर सी होगा। स्वीडन में हो स्टॉकहोम जलपोत निर्माण होता है। मोरक्को का होगा कांसा बाला का रसायन का उद्योग होता है। अंसा मुकदमे चीन का पिटसबर्ग कहा जाता है जहाँ लॉस्क होता है। जापान को कहा जाता है नगोना, जापान का डेट जो एयरक्राफ्ट और मशीनरियों के लिए। 67 है, निम्न विशेषता किस प्रकार की प्रजाति की है? पहला, यह विश्व में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मानव प्रजाति है जो प्राय सभी महाद्वीप में विमान करती है। दूसरे में कहा सेमाइट और हेमाइट इस प्रजाति की शाखा है। इस प्रजाति तो पहला है काके शायद प्रजाति के बारे में, मंगोलाइट प्रजाति के बारे में, निग्रार्ड प्रजाति या उपयुक्त से कोई नहीं। तो ये विशेषता है काके शायद प्रजाति के बारे में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 है, स्टेनले व लिविंगस्टोन स्टोन जलप्रपात किस नदी पे है? जायरे नदी पे, नील नदी पे, कसाई नदी पे, जाम्बे नदी पे। तो ये होगा जायरे नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 है, सामाजिक वाणी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1972 में, 1982 में, 1976 में, 1986 में। तो राइट आंसर होगा सी 1976 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, कौजीराना केवड़ा एवं बेदी किस प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार है? पर्वतीय वन, कटीले वन, झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन या ज्वारीय वन। तो ये जो है आपका डी हो जाएगा, ज्वारीय वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71 है आपका, निम्न कथनों पर विचार करें। वर्ष 1987 में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा प्रकाशित की जाती है। भारत में सर्वप्रथम 1894 में वन नीति का निर्माण हुआ था। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत पर्वतीय भागों में 60% क्षेत्र वनाच्छित करने की आवश्यक है। केवल एक, केवल दो, 2, 3 या उपयुक्त में सभी। कौन सा आपका सही है? तो 2 और 3 जो है वो आपका सही है, ये आपका गलत है। ठीक है, 1987 में भारतीय वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पे, यहाँ क्या कहा गया है? रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष, यहाँ 2 वर्ष पे होता है। ठीक है, इसीलिए आपका क्या है? गलत है। 72 है, निम्न विशेषताएं किस नदी के संदर्भ में? यह बढ़ागिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसका अपवाद क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में है। इसकी सहायक नदी है हेमावती, अकरावती, स्वर्णवती शामिल है। कृष्णा नदी के बारे में, कावेरी नदी के बारे में, पेनार नदी के बारे में, गोदावरी नदी के बारे में। तो बी हो जाएगा कावेरी नदी के बारे में। 73 है, ट्रांस हिमालय विर्थ हिमालय किसके द्वारा अलग होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन ब्राउटी थ्रस्ट, विर्थ सीमावर्ती भ्रंश, इंडो सांगपो चासर जोन किसके द्वारा अलग होती है? तो इंडो सांगपो चासर जोन, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 है आपका, चिल्ला परियोजना, माता टीला परियोजना एवं चिबड़ो परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो चिल्ला परियोजना, माता टीला परियोजना एवं चिबड़ो ये आपका हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश में। क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पे, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे, चिबड़ो परियोजना टोंस नदी पे, चिल्ला परियोजना चिल्ला नदी पे, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे है। ठीक है,
75 हो गया। अब आपका 75 क्वेश्चन और बता, प्रोजेक्ट बीकन, प्रोजेक्ट हीरक तथा प्रोजेक्ट दंतक का संबंध है मिसाइल निर्माण से, रेल परिवहन से, सड़क परिवहन से, ड्रोन परिवहन। प्रोजेक्ट बीकन, प्रोजेक्ट हीरक, प्रोजेक्ट दंतक का हो जाएगा सी, सड़क परिवहन से। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 है, निम्न कथनों पर विचार करें। 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायकी शक्ति को समाप्त कर दिया गया। यहाँ से आपका पोलिटी स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? पोलिटी तो है। और उसके 1861 में भारत परिषद अधिनियम द्वारा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायक शक्ति पुनः बहाल किया गया। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो यहाँ से पोलिटी का क्वेश्चन आपका शुरू हुआ। ये आपका दोनों सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 77 है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अवधारणा किस देश से संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, सोवियत संघ, ब्रिटेन। विधि की जो प्रक्रिया है वो आपका जापान से लिया गया है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 78 है आपका, सूची 1 है, संविधान के भाग तथा सूची में विषय क्षेत्र सम्मिलित किया गया है, जो नीचे गए कोड से सहायता से आपको मिलाना है। ठीक है। तो भाग 4 का क है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित मूल कर्तव्य है। भाग 9 के ख में 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित नगर पालिकाएं। भाग 9 के ख में 97वें संविधान संशोधन द्वारा अंत स्थापित सहकारी समिति है। भाग 14 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित अधिकरण है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्द का विचार करें। पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी, प्रभुत्व। उपयुक्त शब्द में कौन सा प्रयुक्त सही क्रम है? ठीक है। तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ये आपका सही है। तो राइट आंसर बी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी हम वीडियो को आगे बता देते हैं। डिटेलिंग के लिए टेलीग्राम को आप लोग। कथन ए है और कारण पर विचार करें। विकल्प के पहला है, भारत के राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। कारण कह रहा है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली में गणतंत्रवाद से जोड़ा गया है। तो ए आपका गलत है, ये आपका प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। तो और इसका ये सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए गलत है पर आर सही है। क्या है? ए गलत है पर आर सही है। तो होगा भारत के राष्ट्रपति परोक्ष नहीं बल्कि परोपक्ष अप्रत्यक्ष से निर्वाचित होते हैं। इसीलिए आपका क्या है? ए का जो है वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 का अनुसार है, राज्य का एक समूह, राज्यों का एक फेडरेशन, राज्यों का एक कन्फेडरेशन, राज्यों का एक यूनियन। तो भाग 1 में कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का एक यूनियन है, एक संघ है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 है, भारत का एक नागरिक अपना नागरिकता खो देगा यदि पहला है, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, किसी अन्य देश में नागरिक को विवाह कर लेता है, किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वेच्छा से प्राप्त कर लेता है, सरकारी की आलोचना करता है, सरकार की या न्यायालय की अवमानना करता है। कौन सा आपका सही है? केवल 1 2 3, केवल 1 3, केवल 1 3 4 या फिर 1 2 3 5। तो ये आपको नागरिक खो देगा अगर भारतीय नागरिकता को परित्याग कर लेगा और किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वेच्छा से प्राप्त कर लेगा। तो क्या हो जाएगा? खो देगा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 83 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संघ और राज्यों के मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित कर दिया गया। उपरोक्त अधिनियम के आधार पर यदि किसी राज्य में विधानसभा का अधिकतम सदस्यों की संख्या 40 हो तो उस राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 6 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। कौन सा कथन आपका सच है? केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1 न। तो इसमें 2 जो है वो आपका गलत है। राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि 12 मंत्री किए जाएंगे। यहाँ क्या कहा गया कि 6 मंत्री शामिल किए जाएंगे। ये आपका 12 मंत्री शामिल होता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 85 है, लोकसभा में लेखानुदान सरकार द्वारा किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है? सार्वजनिक ऋण देने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के धन उधार लेने के लिए, राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए, निश्चित अवधि के लिए संचित निधि का अध्ययन। तो डी होगा निश्चित अवधि के लिए संचित निधि धन निकालने के लिए। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 87 है, निम्न कथनों पर विचार करें। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में मौद्रिक आय भी कहा जाता है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय को वास्तविक आय कहा जाता है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक। तो दोनों आपका सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, सुमन बेरी, राजीव कुमार, अभिकांत। नीति आयोग के पद से प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। 89 है, डॉक्टर वाई के अलंग समिति, लंकरवाड़ा समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, रंगाराज समिति का संबंध है गरीबी मापने से, कर संरचना से, बेरोजगारी से, पंचायती राज के विकेंद्रीकरण। तो ये हो जाएगा गरीबी मापने से। 90 है, निम्न कथनों पर विचार करें। खरीफ की फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान, कम आर्द्रता की आवश्यकता होती है। रबी की फसलों के उत्पादन में पश्चिम विक्षोभ होने की वर्षा सहायक होती है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक, न तो दो। कौन सा आपका सत्य है? तो केवल दो आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न विशेषता पे प्रकार की सब्सिडी से है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार यह सब्सिडी कृषि उत्पादक उत्पादन तथा व्यापार में विकृत उत्पन्न करती है। इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा दी जाने वाली सभी छूटें शामिल होती है जो उत्पादन प्रत्यक्ष के रूप में मदद करती है। यदि विकसित देश में 5% प्रतिवर्ष, विकासशील देश हो तो 10% प्रतिवर्ष छूट निर्धारित किया जाता है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, अंबर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, येलो बॉक्स सब्सिडी। तो बी हो जाएगा अंबर बॉक्स सब्सिडी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 है, मेरी कल्चर का संबंध है तो किससे है? रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोरी। 93 है, फिलिपिक्स वर्ग किसके मध्य संबंध दर्शाती है? तो मुद्रास्फीति दर पे एवं बेरोजगारी दर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 94 है, तरलता की दृष्टि से मुद्रा का क्रम है तो क्या हो जाएगा? M1, M2, M3, M4। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 95 है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक है तो क्या लगाइएगा राइट आंसर? ए, मार्शल। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी के हो जाएंगे सैमुएल्सन, प्रिंस ऑफ इकोनॉमिक्स के मार्शल, नेशनल सीक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के रॉबिन्स, दास कैपिटल के कार्ल मार्क्स, जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लाइड इंटरेस्ट यानी के हो जाएंगे। यहाँ से आपका बिहार स्पेशल शुरू होता है। बिहार स्पेशल में है, वित्त वर्ष 24-25 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है? तो 2,78,00,000 आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 97 है, वित्त वर्ष 24-25 के लिए बिहार के बजट व्यय में पिछले वर्ष की तुलना कितनी वृद्धि हुई है? तो आपका 16,84,032 करोड़। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 98 है, वित्तीय वर्ष 24-25 में के लिए बिहार के कुल व्यय का राजस्व व्यय का प्रतिशत है 80.97। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 है, बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? तो बी, कांवर झील। ये कहाँ है? बेगूसराय में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? 51.50%। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 101 है, बिहार के किस आंदोलन में दौरान आज़ाद रास्ता सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं थे? तो राम मनोहर लोहिया नहीं थे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक थी? तो ये हो जाएगा गोपालगंज। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 38 है, 40 है, आगे आपका 44 है, या तो ये कितनी 38 है। तो 38 ऑप्शन में कहाँ ए है? तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था?
फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में किसे होकर नहीं बहती? तो कोसी और मगध होकर नहीं बहती है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका 12 जिले होके, जो 12 जिला है बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, सारण है, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय, भागलपुर होके बहती है। क्वेश्चन नंबर 107 है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक थे? मुरली मनोहर प्रसाद। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में किस स्थान पे कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? कुर्सेला में। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, मदरलैंड प्रकाशन किसने किया था? मजरूल हक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? 1906 में किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 है, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई? 1927 में। सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से आपका करंट अफेयर स्टार्ट होता है। सरकार द्वारा शुरू गई नमस्ते योजना का उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्र में सफाई कर्मचारी को रियायत दर आवास उपलब्ध कराना। तो नमस्ते योजना जो सरकार के द्वारा शुरू की गई है, उसकी योजना का उद्देश्य है हाथ से मैला ढोने की प्रथा को ख़त्म करना और सफाई कार्य के मशीनरी को बढ़ावा देना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, सैन्य अभ्यास काजिंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह भारत और अफगानिस्तान के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। इस अभ्यास के उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए सैन्य क्षमता को बढ़ाना। 2024 अभ्यास उत्तराखंड में आयोजित किया गया। कौन सा आपका सही है? तो ये आपके भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ था, न कि अफगानिस्तान। ये आपका गलत है। 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 ऑप्शन में कहाँ है? तो राइट आंसर बी कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 113 है, रक्षा उत्कृष्ट के लिए नवाचार आईडेक्स का पहला प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? तो रक्षा क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, हाल में समाचारों में होराइजन 2047 प्रतिबंधता किससे संबंधित है? तो भारत और फ्रांस के बीच राजनीतिक साझेदारी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का चयन के लिए जिम्मेदार है? तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी इजराइल लेबानी सीमा के समांतर बहती है? तो हो जाएगा बी लिटानी नदी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समान नागरिकता संहिता असंवैधानिक प्रावधान है। मिनी वर्क्स मिल्स के व्यक्तिगत कानूनों में लैंगिक असमानता को संबोधित करके भारत में समान नागरिक संहिता को आवश्यकता प्रकाश डालता है। कौन सा आपका केवल एक आपका सही है। ठीक है, 2 क्या है वो आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 118 है, शंघाई सहयोग संगठन SCO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत शंघाई संगठन SCO के संस्थापक सदस्यों में से एक है। अंग्रेजी शंघाई संगठन SCO की आधिकारिक भाषा है। SCO यूरेशिया लगभग 80%, दुनिया में 40% आबादी कवर करता है। कौन सा आपका सही है? केवल एक आपका सही है। तो राइट आंसर क्या करेंगे? ए करेंगे। बाकी ये आपका गलत है। ठीक है, यहाँ कहा गया 80%, ये आपका क्या होगा? 40%। इसका हम डिटेलिंग के लिए टेलीग्राम पे दे देंगे। ठीक है, हाल में समाचारों में रहा कोलंबो योजना है, किससे संबंधित है? तो ये एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास के केंद्रित क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लेटरल एंट्री टारपे निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, उपकरण और शिक्षा जगत में पेशेवरों, सरकार के वरिष्ठ माध्यम प्रबंधकों पर नियुक्ति करता है। शासन को बढ़ाने के लिए नीति आयोग द्वारा लेटरल एंट्री अवधारणा को सिफारिश की गई है। कौन सा आपका सही है? तो दोनों आपका सही है। राइट आंसर सी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, हाल में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में बाजरा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? बी महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 122 है, किस संगठन ने राष्ट्रीय कृषि सहायता NAC तैयार की है? सी हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो BIS।
क्वेश्चन नंबर 127 है, वैज्ञानिकों ने हाल में प्लूटो के किस चंद्रमा पे कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस का पता लगाया है? तो चारोन है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, भारत में युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? तो होगा पीएम इंटर्नशिप योजना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 125 है, हाल में खबरों में रहा रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन एक्सलेटर कार्यक्रम कौन सा संस्था जुड़ी है? तो अटल इनोवेशन मिशन, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, हाल में किस भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनिश जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदार अभ्यास MPX में भाग लिया? INS तबर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिंगापुर भारत के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का एक प्रमुख स्रोत रहा। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ आसियान के भीतर भारत के सबसे बड़ा व्यापार भागीदार में से एक है। भारत में एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI सिंगापुर में चालू है। केवल 1 2, केवल 2 3 ऑप्शन है आगे आपका, या फिर 1 2 3, 1 2 या फिर 1 2 3, कौन सा आपका सही होगा? तो ये आपका तीनों सही होगा। राइट आंसर क्या करेंगे? डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित कथनों पर क्वाड के सदस्य हैं, इनमें से कौन जो है वो क्वाड का सदस्य है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, जापान होगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या लगाइएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, भविष्य सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पेशन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया पे नजर रखना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा शुरू की गई सीमांत निधि लागत आधारित उधार दर MCL का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उधारकर्ता तथा मौद्रिक नीति दरों पर तेजी से सुनिश्चित करना। तो राइट आंसर क्या कीजिएगा? बी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, रेलवे में प्रयुक्त कवच प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही? तो ये होगा, यह निर्धारित सीमा के अनुसार ट्रेन की गति को नियंत्रित करता है। ठीक है, पर ये जो है रेलवे में जो कवच प्रणाली का संबंध है, यह निर्धारित समय सीमा में अनुसार गति को नियंत्रित करेगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 132 है, हाल में विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? राइट आंसर करेंगे सी, मॉरिशस। आगे है क्वेश्चन नंबर 133 है, हाल में यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? उनका नाम है रोबर्टा मेट्सोला, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में कौन बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर GI टैग सुविधा केंद्र के स्थापना के समर्थन कर रहा है? कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है नबार्ड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 135 है, IIT पटना ने शिक्षा और अनुसंधान के सहयोग से के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो पैटास विश्वविद्यालय गिरीश और MIT मुजफ्फरपुर, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 136 है, हाल में गृह मंत्रालय ने बिहार के किन 2 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया है? तो ये गया है बांका और पश्चिम चंपारण, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाला खेल गांव शहर किस बिहार में कहाँ बनने जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं खेल वाला बनेगा ये आपका डी पटना में। क्वेश्चन नंबर 138 है, वर्ष 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, विश्व के 7 आचार्यों में प्राकृतियाँ कहाँ बनाई गई हैं? शिलैजा, बोधगया, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अविनाश अमन को, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोड में डिसाइड को
453945 लिखा जाता है, तो ABID के स्थान पे क्या लिखा जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स जो है हम आपको एक बार में करवा देंगे सब। आज जो है ये आपका 140 क्वेश्चन पे ही हम समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट कैसा लगा आज का वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो करते हैं यही समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।